गुड इवनिंग बच्चों। आज हम NMMS की अगली क्लास में जो है बेटे आकृति वाले क्वेश्चन करेंगे। देखो, आकृति वाले क्वेश्चन कई तरीके से आते हैं। एक ये तरीका है, निम्नलिखित प्रश्नों में आकृति 1, 2, 3 और 4। देखो बेटे, ये 1, 2, 3, 4 आकृति दे रखी हैं। चुने जो बिंदु लगाने की उसी स्थिति को संतुष्ट करता है, जैसा कि आकृति X में है। मतलब जिस तरह से बिंदु बेटे इस एक्स, ये आकृति है एक्स, इसमें जो ये बिंदु की स्थिति है वैसे ही इनमें किस में लग सके वो हमने बताना है। देखो बेटे, हमने देखना है जो ये बिंदु है ये तो किसके अंदर है, वर्ग। और ये क्या है बेटे, त्रिभुज। त्रिभुज और वर्ग के अंदर एक बिंदु लग गया है। तो इन आकृतियों में और एक बिंदु लग गया है बेटे त्रिभुज और वृत्त के अंदर। तो हमने ये देखना है इन आकृतियों में से कि ऐसी आकृति कौन सी है कि जिसमें एक जगह तो ऐसी मिल सके जहाँ त्रिभुज और वर्ग है और दूसरी ऐसी हो जहाँ त्रिभुज और वृत्त है। अब देखो बेटे, इसमें देखो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन है, ये वृत्त है और ये त्रिभुज है। तो ये वाला बिंदु यहाँ आ सकता है या नहीं आ सकता? ठीक है ना। ये वाला बिंदु जो है किस में आएगा, त्रिभुज और वृत्त में, वर्ग में। तो ये त्रिभुज और वर्ग ये दोनों का कॉमन पार्ट है, यहाँ आ गया। अब दूसरा बिंदु देखो बेटे कहाँ है, त्रिभुज और वृत्त में। ये त्रिभुज है बेटे और ये वृत्त है। दूसरा बिंदु इसमें हम कहीं भी यहाँ लगा सकते हैं, ये एरिया कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन एरिया में यहाँ आ जाएगा। इन दोनों का कॉमन एरिया हो गया त्रिभुज और वृत्त का, त्रिभुज और वर्ग का। अब इसमें देखो, क्या इसमें कोई एरिया ऐसा है जहाँ त्रिभुज और वृत्त, वर्ग, देखो पहले वर्ग है ना, ये वाला वर्ग है, चार भुजाओं वाला, ये है वर्ग और त्रिभुज, ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं वहाँ तो वृत्त भी साथ में है। ये तो कॉमन एरिया सिर्फ हमने चार भुजा वाले का और त्रिभुज का, वर्ग का और त्रिभुज का लेना था। क्या कोई ऐसा कॉमन एरिया बन रहा है जहाँ पर सिर्फ वर्ग हो और त्रिभुज हो? ऐसा कोई एरिया नहीं है, तो ये आंसर रोंग हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखो, ये है त्रिभुज और ये है बेटे वर्ग। अब जहाँ भी त्रिभुज और वर्ग दोनों हैं वहाँ पर साथ में वृत्त भी है, तो तीनों का एक साथ आ रहा है। ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ सिर्फ त्रिभुज हो और वर्ग हो। जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं वहाँ वृत्त भी है, तो इन दोनों का कॉमन एरिया कहीं नहीं है, तो इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। इसी तरह से इसमें देखो, इसमें भी त्रिभुज और वर्ग का कोई कॉमन एरिया नहीं बन पा रहा। ये त्रिभुज है बेटे और ये वर्ग है। अब ये वाला अगर हम एरिया की बात करें तो ये वृत्त के अंदर भी आ रहा है, तो इस तरह से ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है बेटे, तो इसका ठीक आंसर ये हो जाएगा जो इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक लगा रखा है। देखो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं, सिर्फ समझनी है हमने। ठीक है बेटे, ध्यान से समझनी है। अब अगला देखो बेटे, इसके अंदर क्या दे रखा है, कॉमन पार्ट देखेंगे हम। इसके अंदर देखो, ये वृत्त, वर्ग और त्रिभुज, ये जो पॉइंट है बेटे, देखो ये वृत्त के अंदर भी है, त्रिभुज के अंदर भी है और वर्ग के अंदर भी है। अब इसमें देखो कोई ऐसा कॉमन एरिया बन रहा है जहाँ तीनों मिलते हों। ये देखो बेटे, ये वाला अगर हम एरिया देखेंगे, वृत्त है, त्रिभुज है, वर्ग है, तीनों मिल रहे हैं ना यहाँ पे। देख, वृत्त भी है, त्रिभुज भी है और, तो एक पॉइंट यहाँ हो सकता है। दूसरा देखो बेटे कहाँ है, दूसरा है वर्ग, ये वर्ग है हमारा और ये वृत्त है, गोला है, वर्ग और वृत्त के अंदर। अब ये तो है बेटे वर्ग और ये है वृत्त। अब ये दोनों तो कहीं नहीं है अकेले, जहाँ भी है वृत्त के साथ त्रिभुज भी है, तो ये वाला पॉइंट हम इसमें कहीं भी कंसीडर नहीं कर सकते, तो इसका ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अब इसमें भी देखो, ये कॉमन एरिया तो है, वृत्त भी है, त्रिभुज भी है और वर्ग भी है, ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा। लेकिन क्या कोई ऐसा पॉइंट बन रहा है, ध्यान से देखो, जिसके अंदर जो है बेटे
वृत्त हो और वर्ग हो। वृत्त, ये है वृत्त और ये है वर्ग। जहाँ भी वृत्त और वर्ग मिल रहे हैं वहाँ पर साथ में क्या है, त्रिभुज भी है। तो इसके अंदर भी ये नहीं हो सकता। इसी तरह से इसके अंदर भी नहीं हो सकता। लेकिन इसके अंदर देखो बेटे, ये तीनों का कॉमन एरिया तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला तीनों का कॉमन है। इसके अंदर त्रिभुज भी है, वर्ग भी है और वृत्त भी है। अब दूसरा हमने देखना है वृत्त और वर्ग। वृत्त ये वाला है और वर्ग ये वाला है। तो ये वाला जो एरिया है, तो एक बिंदु यहाँ आ सकता है और एक यहाँ। तो इसका आंसर ये वाला ठीक होगा, ना कि ये इस बच्चे का गलत है। देखो बेटे, थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में ऊपर बोला था प्रश्न संख्या 72 व 73, दो क्वेश्चन है इस पे बेस। सिर्फ ये देखना है इसके अंदर बिंदी कौन कौन से एरिया में है और इसके अंदर बिंदी कौन कौन से में है। इसमें क्या हम ऐसा एरिया फाइंड कर ही नहीं पाए बाकी तीनों आकृतियों में जिसमें ये दो साथ हों और ये दो साथ हों। सिर्फ ये वाली आकृति थी जिसमें त्रिभुज और वृत्त भी साथ थे और त्रिभुज और वर्ग भी साथ थे। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से इसका अभी हम इस सीरीज में अगले क्वेश्चन और करेंगे। देखो बेटे, इसके अंदर ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं। प्रश्न नंबर 76 और 77, दो क्वेश्चन है इस तरह के। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम का अध्ययन करें। जो ये संख्या दे रखी ना बेटे, इससे संबंधित क्वेश्चन है और उत्तर दे। देखो बिल्कुल हमें कुछ सोल्व नहीं करना, कोई फार्मूला नहीं लगाना ना। तो हमने इस वाले क्वेश्चन में कोई भी फार्मूला लगाया, सिर्फ अपना दिमाग यूज कराया है। अगर हम इस तरह के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत जल्दी समझ सके हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन कहीं से लेने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये वाले देखो, ये भी हमेशा दो दिए गए अनुक्रम में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है लेकिन बाद में एक विषम संख्या है। अब सबसे पहले पता होना चाहिए हमें अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो बेटे, अभाज्य संख्या वो होती है जिनके दो दो भाजक हो। मतलब जैसे दो है, ये एक तो एक से भाग होगी और एक दो से। तीन है बेटे, ये भी एक और तीन से। अब चार है, चार तो एक से भी होगी, दो से भी होगी और चार से भी होगी। तो ये अभाज्य नहीं है। चार के बाद पाँच है बेटे, ये भाज्य होगी। एक और पाँच, मतलब एक तो एक से भाग होंगी ये संख्या और दूसरी खुद से, बाकी किसी से नहीं होंगी। ठीक है बेटे। इसी तरह से सात, सात भी एक और सात से होगी। अगर हम आठ देखेंगे तो आठ देखो बेटे, एक से, दो से, चार से, आठ से। तो ये भी अभाज्य नहीं है। अगर हम नौ देखेंगे बेटे तो एक, तीन, नौ, इसमें भी एक नौ के अलावा और क्या आ गया, तीन। तो ये भी अभाज्य नहीं है। इसी तरह से बेटे जब हम छः करेंगे तो एक, दो, तीन और छः, इसके अंदर भी एक और, तो ये भी अभाज्य नहीं है। देखो बेटे, दो, तीन, पाँच, सात, ये अभाज्य संख्या है 10 तक। अब बात आई बेटे एक की। सबसे इंपॉर्टेंट है एक। एक जो है बेटे ना तो भाज्य है, ना भाज्य है और न अभाज्य। ये हमें याद रखना है क्योंकि भाज्य संख्या वो होती है बेटे जिसके कम से कम जो तीन से भाग, तीन नंबरों से भाग हो जाए। जैसे आठ था बेटे, एक और आठ से हुआ और इसके अलावा दो और चार से भी। इसी तरह से जैसे चार था, एक और चार के अलावा दो से भी हो गया। तो कम से कम तीन अंकों से इसको भाग होना पड़ेगा तो ये भाज्य होगी। और अभाज्य के लिए सिर्फ और सिर्फ दो अंकों से भाग होना होता है। देखो सब में। अब एक है जो, एक कितने अंकों से भाग होगा, सिर्फ एक से होगा। अब ना तो ये दो तो हो रहा है और ना दो से ज्यादा से। तो इसीलिए एक जो है ना बेटे ना तो भाज्य होता है और ना अभाज्य। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि एक भाज्य संख्या है या अभाज्य। ना तो ये भाज्य संख्या के गुणों को फॉलो करती है और ना अभाज्य के। तो इसीलिए एक ना भाज्य और न अभाज्य। इसी तरह से देखो बेटे, दो है जो, दो दो जो है एक से भी भाग हो रहा है और दो से भी, सिर्फ दो अंकों से भाग हो रहा है। तो ये अभाज्य है। कैसा है? दो अभाज्य, अभाज्य। बाकी जो ये दो कैसी संख्या है और सम संख्या है, सम संख्या। ठीक है ना बेटे।
4 भी कैसी है सम संख्या, 6 भी कैसी है सम संख्या, 8 भी सम संख्या। लेकिन बाकी सारी की सारी संख्या 4, 6, 8, 10, 12, 14 सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। सम संख्याएं कैसी होती हैं बेटे, भाज्य। लेकिन सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 ऐसी सम संख्या है जो है बेटे सम संख्या है फिर भी अभाज्य है। फिर भी कैसी है, ये अभाज्य है। ये हमें याद रखना है। सिर्फ ये क्वेश्चन अपने आप में भी क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना है कि एक तो न भाज्य है न अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या पूछी जाए तो 4 है बेटे। 4 जो है बेटे वो भाज्य संख्या है और ये सबसे छोटी है। अब इस क्वेश्चन में देखो, दिए गए अनुक्रम में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो बेटे, अब पहले हम देखेंगे अभाज्य। 3 है अभाज्य, 7, 7 के बाद 5, 2, 1 हम नहीं लेंगे, ना भाज्य होती ना अभाज्य। इसके बाद 7, 3, 5, 3, 7, 2, 7, ठीक है बेटे, 6, 9, 3 और 7। देखो बेटे, 6 भाज्य है, 4 भी भाज्य है, 9 भी भाज्य है, 1 ना भाज्य न भाज्य, 8 भाज्य संख्या। इसके बाद 6 और 9 और 4 भाज्य संख्या, 1 ना भाज्य न भाज्य, 4 भाज्य संख्या, 6 और 9 भाज्य संख्या। ठीक है बेटे, तो ये होगी हमारी अभाज्य संख्या। इन्होंने पूछा था कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है। अब जो ये भाज्य संख्या इसके ठीक पहले देखो बेटे, सम संख्या है ना, लेकिन बाद में एक विषम संख्या है, और इसके बाद में क्या बेटे, एक विषम संख्या। तो एक तो हमारा आंसर ये हो गया 3। अब जो ये 7 है, 7 से पहले तो सम संख्या नहीं है, तो इसको हम आंसर में नहीं लेंगे। इसके बाद देखो बेटे 5, 5 से पहले सम संख्या है, बाद में भी सम संख्या है, तो ये भी हमारा आंसर में आएगा। 2 है बेटे, 2 से पहले पहले एक सम संख्या होनी चाहिए थी, सम संख्या तो नहीं है, 9, 9 तो विषम है, तो ये नहीं होगा। 7 है बेटे, 7 जो है इससे पहले सम संख्या है और बाद में भी सम है, तो ये भी हमारे आंसर में होगा। 3 है, इससे पहले देखो बेटे सम संख्या है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो विषम है, तो 3 नहीं होगा। 5 है, 5 से पहले भी विषम संख्या है। 3 है, 3 से पहले देखो बेटे सम संख्या है और बाद में विषम संख्या, तो एक ये आंसर में आएगा। इसके बाद 2 है बेटे, 2 से पहले सम है, बाद में विषम है, तो ये भी आएगा। इसके बाद 3 देखो बेटे, 3 से पहले विषम है, ये आंसर में नहीं आएगा। इसके बाद 7 है, 7 से पहले विषम संख्या लेकिन बाद में सम नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक आंसर लगाया, और इसका आंसर कितना होगा बेटे, ऐसी 5 अभाज्य संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है और बाद में एक विषम संख्या है। अब देखो बेटे, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है लेकिन बाद में एक विषम संख्या है। 3 अंक बताना बेटे सिर्फ। तो अब इसके अंदर हम 3 अंक देखेंगे, और 3 से पहले देखो बेटे क्या देखनी है हमने, ठीक पहले सम और बाद में विषम। तो देखो बेटे, अब इसके अंदर सिर्फ हमने 3 ढूंढना है। देखो, एक तो ये है 3, ये पहले सम है बाद में विषम, और देखो 3 ये रहा, इससे पहले सम है नहीं है, तो ये आंसर में नहीं होगा। ये वाला 3 है, इससे पहले सम है बाद में विषम है, दूसरा ये हो गया। अब देखो बेटे 3 ये है, इससे पहले सम नहीं है, तो ऐसे कितने 3 आए हैं, 1 और 2, 2 आए हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटे, 2। देखो इस बच्चे ने इसका आंसर भी बिल्कुल ठीक किया है, और इस तरह से हमने ना कोई फार्मूला लगाना पड़ा ना कुछ, और हम अपना आसानी से 4 अंक ले पाए हैं। 4 अंक नहीं बेटे, 4 के अलावा और भी आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन 4 तो हैं ही हैं, 2 इस तरह के, 2 नहीं इस तरह के तो 5-6 क्वेश्चन होते हैं। कल हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, और जो है बेटे 2-3 इस तरह के होते हैं। अगर हम थोड़ा सा सावधानी से करेंगे, अब तक लगभग हमने 20 अंक का पूरा कर लिया 5-6 क्लासों में, 20 से भी ज़्यादा अंक का। तो इसी तरह से जो बेटे जितने भी ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको बताई थी, कोई भी रीजनिंग की बुक लो,
और उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के उनकी प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एकदम से जो है क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होंगे। देखो ये वाले क्वेश्चन भी हमने पहले क्लास में कर लिए थे, दर्पण प्रतिबिंब वाले, ये वाला किया था ना पहले, ये हमने पहले कर चुके। तो इस तरह से हम एक एक करके सब तरह के क्वेश्चन सीखते जा रहे हैं। अगर ये वाले क्वेश्चन आपको देखने हैं तो पहले जो वीडियो दे रखी है दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब वाली, वहाँ मिल जाओगे। और जो है बेटे अपनी तैयारी को अब स्पीड दे लो थोड़ी सी, और जल्दी जल्दी रिवीजन शुरू कर दो। एसएस की भी रिवीजन करो, अपनी साइंस की भी रिवीजन करो और मैथ की भी करो। और साथ साथ में बेटे रीजनिंग के क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस से अलग है वो मैं करवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो बेटे इससे हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब बिल्कुल भी ढील नहीं करनी है, और अच्छे से हम अगले साल त्यौहार मना पाएंगे अगर हमारी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो इस बार जो हमें ज़्यादा फोकस रखना अपनी पढ़ाई के ऊपर। आज जो बेटे 26 तारीख या 26 तारीख हो चुकी, अब हमारे पास सिर्फ 20 दिन शेष हैं। और जो है बेटे बिल्कुल जुट जाओ, जितना रिवाइज कर सकते हो साइंस का एसएस का रिवाइज करो। और जो एक क्लास करा रखी हैं इनके क्वेश्चन जहाँ से भी मिल जाएं रीजनिंग की बुक से इस टाइप के, वहाँ से इनकी रिवीजन करो और आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को, थैंक यू।